हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल में ही पढ़ लिए होंगे कि जेपीएससी परीक्षा की तैयारी करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। तो आप जो जेपीएससी की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसे आप एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे कि सिलेबस को अच्छे से समझना होता है, समय प्रबंधन क्या है, अखबारों और करंट अफेयर का कितना इम्पोर्टेंस होता है, कैसे पढ़ना है, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र का अध्ययन, तैयारी की रणनीति, संपूर्ण अध्ययन सामग्री का चयन, नोट्स बनाना, स्वास्थ्य और मानसिक तैयारियाँ, और फिर आपका समूह अध्ययन और समर्पण और अनुशासन। तो ये 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बातों के रूप में देखा जाता है जब आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ जेपीएससी के ही नहीं, आप यूपीएससी या फिर आप बीपीएससी, है ना, कोई भी बड़े लेवल का एग्जामिनेशन को अगर आप कर रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, है ना। इन बातों का ध्यान तो आज इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि इन 10 बातों को या इन 10 पॉइंट्स को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको पहला तो है कि जब आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो सिलेबस जो होता है, सिलेबस को एकदम रट्टा मार लेना है कि देखो, तैयारी करते करते वो आपको एक तरह से रट ही लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि धीरे धीरे करके आप जैसे पहला दिन देखें कि सिलेबस में पहला क्या है ना। जैसे एंशिएंट इंडिया है तो एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, फिर मेडाइवल इंडिया पढ़ रहे हैं, फिर मॉडर्न इंडिया पढ़े हैं, तो सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, एंशिएंट पढ़े हुए थे, फिर मेडाइवल है ना। तो इस तरह से सब आपको और प्लस में प्री के साथ साथ, जैसे अगर सिलेबस आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो प्री और मेंस का सिलेबस दोनों को पढ़ना है, ठीक है। और हो सके तो दोनों को साथ साथ में, अभी तो प्री का ही अभी तैयारी कीजिए, लेकिन फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तो फिर मेंस को भी साथ में लेते हुए चलना है ना। सिलेबस को अच्छे से समझना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेबस को अच्छे से कैसे समझें, सिलेबस का विश्लेषण करें, ठीक है। सिलेबस का विश्लेषण करें। जेपीएससी परीक्षा का सिलेबस व्यापक होता है। व्यापक का मतलब बड़ा होता है। इसमें विभिन्न विषयों को कवर किया जाता है। सिलेबस के विस्तार को समझें, ठीक है, विस्तार से समझें और उसके अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं, है ना। तो पहले तो है कि सिलेबस का एक बुक आता है, ठीक है, एक बुकलेट आता है छोटा सा, 25 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में, ठीक है। तो उस बुकलेट को आप ले लेना है। सिलेबस उसमें एकदम कह सकते हैं कि बड़ा डिटेल से लिखा गया है। तो वो सिलेबस आपको किसी भी जहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह का बुक होता है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। 25 रुपीज़ में यह ईजिली आपको अवेलेबल हो जाता है। कोई ज़्यादा पैसा जमा नहीं करना रहता है। नहीं तो हो सकता है कि आपको इंटरनेट के माध्यम से भी सिलेबस मिल जाता है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से रहता है। तो इंग्लिश वाले तो उसे जाहिर सी बात है उसको अवेल कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, है ना। हार्ड कॉपी आपको रखना है, सॉफ्ट कॉपी नहीं रखना है। सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में है, ठीक है, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन याद रखना है कि उसका हार्ड कॉपी यानी कि उसको आप प्रिंट आउट करवा लें। अगर आपके पास आप अगर नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर आप नहीं मिल रहा है वो सिलेबस, तो फिर आप कर सकते हैं। नहीं तो 25 रुपीज़ में जो आता है सिलेबस या बुकलेट वाला, है ना, उसे आप ले सकते हैं। तो उससे पहले समझना है, बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है और उसे विश्लेषण करना है कि किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि मेरा प्री और मेंस दोनों में काम आ जाए, है ना। इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत कम समय में और काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगा सिलेबस पर। तो सिलेबस का विश्लेषण करना है पहले तो, और दूसरा है विषयवार तैयारी, यानी कि कौन सा विषय पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय बाद में पढ़ना चाहिए, है ना। तो विषयवार तैयारी इसका मतलब है कि हर एक विषय को सही तरीके, अब ऐसा नहीं, जैसे मेरा मानना है कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पहले एंशिएंट इंडिया को पढ़िए, फिर मेडाइवल को पढ़िए और फिर मॉडर्न को पढ़िए। मॉडर्न बहुत बड़ा भी है ना। लेकिन ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक लिंक है कि अगर आप एंशिएंट पढ़ेंगे तो फिर मेडाइवल में जाएंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, है ना। मॉडर्न पढ़ेंगे तो फिर पॉलिटिकल पढ़िए, ठीक है। तो ये एक क्या है कि विषयवार तरीके से होगा कि एक दूसरे से लिंक बना हुआ रहेगा और आपको समझने में इजी होगा। आपको लगेगा कि कोई हम 1 2 3 4 मतलब ऐसा होता है ना कि आप डायरेक्ट तो आप 7 नहीं पढ़िएगा ना, आप 7 तो नहीं पढ़िएगा। 7 को समझने के लिए जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है तो ABCD पढ़ाया जाता है। अब ABCD पढ़ेंगे तभी तो एप्पल लिख पाएंगे, है कि नहीं। ए से लेकर जेड तक जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम एप्पल कैसे लिखेंगे,
तो एप्पल को लिखने के लिए हमें ए से लेकर जेड तक पढ़ाया जाता है, इसके बाद फिर जो है एप्पल में जाते हैं। आप सीधा एप्पल नहीं पढ़िएगा, एप्पल पढ़िएगा तो आपको जाहिर सी बात है जो बच्चा होगा वो उसको कठिनाई होगा, वो समझ नहीं पाएगा ये क्या मतलब एप्पल अचानक से लिखने बोल दिया गया है ना। तो आप क्या है कीजिए, पहला कदम ABCD छोटा छोटा कदम रखिए, है ना। इसके बाद फिर जो है आप बड़े कदम की ओर बढ़िए, है ना। जैसे कि एप्पल लिखना होगा तो एप्पल की ओर बढ़िए। तो धीरे धीरे करके विषयवार तरीके से आपको क्या करना है, आपको जानना है। जैसे यहाँ लिखा भी गया है कि विषयवार तैयारी, हर विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पहचान करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें, है ना। जो टॉपिक्स हैं उसको पहचान करें, उन पर जो ध्यान केंद्रित करें और यह सुनिश्चित करें कि आप सिलेबस के प्रत्येक हिस्सों को कवर कर रहे हैं, है ना। मतलब हर जो आपको लिखा गया है, ठीक है। आप देखो, पहला तो है कि जो सिलेबस में लिखा गया है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आ जा रहा है जो सिलेबस से बाहर लग रहा है आपको, तो उसको भी आप वहाँ पे बाद में उसको पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो है जो सिलेबस में दिया गया है उसको तो पहले हमें पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर लगेगा नहीं हमें शायद इसको भी पढ़ लेना है, तो फिर उसको थोड़ा भी एक्सटेंड पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन जो है आपका पहला यही काम होना चाहिए कि अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, और 80% मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको लाना भी है ना। तो 80% जो है आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा अगर आपने सिलेबस देख लिया है। और सिलेबस देख लिया है तो फिर समझिए कि सिलेबस से कुछ जाहिर सी बात है, सिलेबस कितना डीप पढ़ना है ये अभी आपको जानना जरूरी होगा। वो वही है, विश्लेषण यहाँ आपको करना पड़ेगा। और विश्लेषण तभी होगा जब आप सिलेबस को पढ़िएगा और कितना डीप पढ़ना है। अगर आपको मुगल पढ़ना है तो मुगल तो पूरा एक किताब ही आता है मुगल का बारे में, तो मुगल के बारे में कितना जानना है इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, तब जो है आपको वो एक तरह से क्या कहते हैं कि विश्लेषण भी करना है। सिलेबस के साथ साथ जो है विश्लेषण भी होना चाहिए कि आपको कितना डीप पढ़ना है, क्या करना है ना। और ये सभी हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। दूसरा है कि समय प्रबंधन, कि समय का प्रबंधन जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए। यूटिलाइजेशन, है ना, ये जो है टाइम का यूटिलाइजेशन जो है बहुत अच्छे से करना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगाना है, क्योंकि आप समय लगाइएगा इसका तैयारी करते करते तो बहुत समय लग जाता है। तो आपको किस तरह से इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ना है ना। इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ना है कि आप जो है कम समय में सही चीज़ पढ़ के, ठीक है। अब पढ़ना तो बहुत कुछ रहता है, आप कोई भी किताब ले लीजिएगा उससे ज्ञान तो बहुत आपको मिल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम वाइज कौन सा अच्छा है ना, किस तरह से हम पढ़ेंगे। जैसे हम प्रीवियस वीडियोज़ में जो है इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, कितना, और किस तरह से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हमने कौन सा किताब सही रहेगा। तो ये सारा कुछ जो है प्रीवियस वीडियोस में मैं डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ जाके भी जो है उसको देख के आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो समय का प्रबंधन जो है बहुत ज़रूरी होता है। समय की योजना, अपने दिन के समय को विभाजित करें और प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय दें। एक टाइम टेबल बनाएं और उसे अनुशासन के साथ पालन करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले क्या है कि आपको जो है समय एक सरणी बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि अभी आज ये पढ़ना है ना। या एक दिन में एक विषय तो मैं पढ़ने का रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, कि सजेशन नहीं दूंगा कि भैया आप जो है क्या करो कि आप एक दिन में एक ही विषय पढ़ो, ऐसा नहीं है। एक दिन का मतलब मान के चलो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है हिस्ट्री पढ़ना, तो 2 घंटा 3 घंटा आप दे सकते हो। लेकिन ये कहना कि भाई जो है हम पूरा दिन ही पढ़ेंगे, तो वो मेरे लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। आप किसी और एक सब्जेक्ट को, 2 या 3 सब्जेक्ट को लेके चलिए, है ना, कि एक दिन में ये 2 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। और अगर पेजेस को बांट के रखिए कि 40 पेज पढ़ना है आज, तो आज 50 पेज पढ़ना है ना। या फिर जो है चैप्टर वाइज बांट के रखिए, चैप्टर में अगर लग रहा है कि 2 चैप्टर जो है 50 पेज का हो जा रहा है या 40 पेज का हो जा रहा है, तो इस तरह करके आप बांट सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है सारा विषय जो है वो एक समय के साथ ही जो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं हम तो अभी हिस्ट्री पढ़े हैं, अभी हमको और पढ़ना है ना, अभी हमको पॉलिटी पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ऐसा लगेगा कि एक एक करके आप कंप्लीट कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत मतलब बड़ा ही बोरिंग चीज़ है। लेकिन क्या करना है आपको कि एक साथ जो है 2-3 सब्जेक्ट को पढ़िए, है ना। रोज़ 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा दीजिएगा, या रोज़ जो है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इस तरह करके दीजिएगा। अब जाहिर सी बात है कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 8 से 10 घंटा तो आपको दिन में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे छोटा या बड़ा एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो 8 से 10 घंटा तो ये एक नॉर्मल सा हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। तो जाहिर सी बात है जो है आपका समय भी
उसी तरह से मांगता है। दूसरा है कि रिवीजन का समय, बिल्कुल आप क्या करो कि एग्ज़ाम होने से पहले ही 1 महीना पहले ही उसको कंप्लीट कर लो सारा सिलेबस को, ठीक है। इसके बाद जो 1 महीना बचेगा उसमें रिवीजन का वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि नियमित रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है। हर हफ्ते कुछ समय निकाल कर अपने जो पढ़ा है उसे पूर्वावलोकन कीजिए, है ना, उसे रिवाइज कीजिए। बिल्कुल ये भी सही है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है ना, हिस्ट्री में अभी आपने एंशिएंट पढ़ लिया है, तो एंशिएंट का जो पढ़ा हुआ है, अब ऐसा नहीं कि ये सप्ताह तो एंशिएंट हमने पढ़ लिया है तो दूसरा सप्ताह जो है हम क्या पढ़ेंगे, मिडाइवल पढ़ लेंगे, तीसरा सप्ताह जो होगा वो हम क्या करेंगे, मॉडर्न पढ़ लेंगे। तो क्या होता है कि जब आप चौथा सप्ताह जाइएगा तो आपको ये पूरा भूला हुआ नज़र आएगा, जो एंशिएंट इंडिया होगा वो भूला हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है एंशिएंट ख़त्म करके एंशिएंट को आप रिवीजन नहीं किए। तो ऐसा है कि हर एक सप्ताह जो है संडे का दिन रखिए या किसी भी दिन, ठीक है। अगर संडे का दिन हो सका, संडे का दिन सिर्फ आप रिवीजन कीजिए कि आप एक सप्ताह में जो पढ़े हैं वो दोबारा से जो है रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने में बहुत समय नहीं लगेगा। अगर आप किसी चीज़ को 6 दिन में पढ़े हैं तो रिवीजन का 1 दिन में लगेगा। तो वही है कि अगर 6 दिन आपने पढ़ा है, ठीक है, तो रिवाइज का 1 दिन रखिए, संडे को रखिए, संडे को रिवाइज सिर्फ करना है ना। तो इस तरह से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे इसमें, है ना। जो इस सिलेबस में जो है फंस जाइएगा, आपको लगेगा कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। तो समझने के लिए यही है कि रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है अखबार और करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कर रहे हैं तब तो अखबार तो आपको पढ़ना है, और अखबार पढ़ने का इतना आदत लग जाएगा कि आप जब ऑफिसर भी बन जाइएगा तभी जो है अखबार आपको सुबह सुबह चाहिए होगा। तो ये अच्छा आदत के रूप में देखा जाता है कि जो है अखबार आप पढ़ रहे हैं, देश दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो अखबार और करंट अफेयर जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अखबार पढ़ें, दैनिक समाचार पत्र पढ़ना आपकी करंट अफेयर की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी मिलेगी, है ना। तो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी मिलेगी, जो आपको करंट अफेयर जो है आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिर्फ नहीं, प्री में सिर्फ नहीं, ठीक है, प्री में तो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन प्री के साथ साथ जो मेंस है, मेंस में भी जो है आपको करंट अफेयर का जो है पोर्शन आपको लिखना पड़ता है। जैसे साइंस में लिखना पड़ेगा, है ना, साइंस में आता है, इकोनॉमिक्स में आता है। इन सभी चीज़ों में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिर आप जो है बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम होता है जैसे अब अभी आपको पता ही होगा कि 2023 में मोदी जी ओली हाथू में जाके एक दिवस का अनाउंसमेंट किए थे बिरसा मुंडा के दिवस पर, है ना, 15 नवंबर को। तो जब बिरसा मुंडा आंदोलन आएगा हिस्ट्री से, ठीक है, क्योंकि बिरसा आंदोलन बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछा गया। तो जब बिरसा आंदोलन आएगा तो उसका कंक्लूजन में, है ना, कंक्लूजन में, या फिर आप सिग्निफिकेंस में इसको डाल सकते हैं कि बिरसा जी का जो है 2023 में पीएम मोदी ने, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया जाति जो है क्या किया, बनाया, जो सम्मान देगा जनजाति, कुछ जनजाति गौरव दिवस था ऐसा कुछ, है ना। तो ये सब चीज़ जब आप डालिएगा ना तो करंट अफेयर आपको हिस्ट्री में भी काम आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आपको जो है इकोनॉमिक्स तो चलिए वो तो है ही, उसमें करंट अफेयर ही रहता है ना। अगर मान लीजिए कि उसमें आ गया कि नेशनल इनकम को कैसे नापा जाए, तो नेशनल इनकम में जाहिर सी बात है इंडिया का भी नेशनल इनकम क्या है ना। उस तरह से आपको जो है थोड़ा बहुत वो आपको डाटा उसमें पुट करना पड़ता है, तो वो आंसर को कहते हैं कि खिला देता है, वो आंसर को जो है बेहतरीन बना देता है कि हाँ ये करंट को साथ जोड़ के ये सब चीज़ किया हुआ है। चाहे वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात किया है, जैसे जिस बार आया भी था डेमोक्रेटिक डिविडेंड के बारे में, तो उसके बारे में जो है आप उसका डाटा देंगे, तो जाहिर सी बात है वो करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा वो मैच खाता है। इसी कारण जो है करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें। तो करंट अफेयर जो है आपको प्री और मेंस के लिए, प्री तो आपको जाहिर सी बात है 15 से 20 क्वेश्चन प्री में आपको देखने को मिलता है, लेकिन मेंस में भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, करंट अफेयर, है ना। अखबार पढ़ना और करंट अफेयर, है ना, उसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, बहुत लोग लिखते भी हैं, नहीं तो बहुत अभी करंट अफेयर के बहुत सारे मैगजीन्स आ जाते हैं तो उसमें भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। अखबार पढ़ें। और दूसरा है मासिक पत्रिका एवं करंट अफेयर नोट्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मासिक पत्रिका का मतलब है मैगजीन, जो मंथली मैगजीन आता है ना, बहुत सारे आता है, प्रतियोगिता दर्पण आ गया, विज़न का आ गया, है ना, और भी एक दो और ब्रांड और दो ब्रांड से आता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा कि आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है,
प्रतियोगिता दर्पण और विज़न भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो मतलब थोड़ा लेवल अप हो जाता है, ये यूपीएससी लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप पीसीएस लेवल का है तो प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए इनफ है, आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं, है ना। ये मंथली रिलीज होता है, आपको मिल जाएगा बुक स्टोर में। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ के, है ना, अखबारों को पढ़ के जो है आप अपनी नॉलेज को सुदृढ़ कर सकते हैं, है ना, जो कि आपको दोनों में, प्री और मेंस में काम आएगा। अगला है पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पहले ही बताएं कि जब आप सिलेबस पढ़िएगा, हर एक विषय को पढ़िएगा, तो हर एक विषय को पढ़ने पर जो है ना, हर एक टॉपिक को पढ़ने पर जो है क्या कीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। बहुत सारे ऐसे किताबें आ गई हैं, है ना, क्वेश्चन बैंक जिसे कहा जाता है, कि क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि ये किस साल पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। तो उस तरह से जो है आपको ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब आपको नॉलेज मिलता है कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है ना, और कहाँ तक कितना डीप पूछा जाता है ना। अगर किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में कितना हमें डीप जाना है ना। तो पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है ना, उसको जो है आपको देखना है। जेपीएससी के पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र का अध्ययन करें, जिससे आपको परीक्षा के पैटर्न और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलेगी, है कि नहीं। तो पैटर्न का हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न है। 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 100 क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। क्या साइंस का क्वेश्चन एक साथ आएगा या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन सब साथ आएगा। तो देखा जाता है कि सब साथ ही आता है। मतलब अगर कोई मतलब साथ भी दे सकता है, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन इधर उधर भी हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि साथ भी दे सकता है। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन जो एंशिएंट का है वो 3 क्वेश्चन एक साथ दे और 2 क्वेश्चन किसी कहीं और दे दे। मतलब मान लीजिए कि शुरू का 3 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट का मिल गया, और पता चला कि क्वेश्चन नंबर 65 और 69 जो है वो एंशिएंट का था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह से भी पैटर्न होता है। तो जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा, तब तक आप जो है पैटर्न का पता नहीं चलेगा, है ना, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, पैटर्न क्या होता है, तब तक जो है आप जो है इस एग्ज़ाम को समझ नहीं पाएंगे, उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा विषय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलेगा कि जो बार बार पूछा जा रहा है। जैसे अगर मेंस में देखा जाए तो बिरसा मुंडा के बारे में बार बार पूछा जाता है। मेंस का जो हिस्ट्री होता है झारखंड हिस्ट्री में, बिरसा मुंडा के बारे में, तो बिरसा मुंडा के बारे में आप पढ़िए आप, है ना। तो बिरसा मुंडा के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, उसे और बेहतर तरीके से करना है। तो ये सारा कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको जिता सकता है इस एग्ज़ाम में। फिर है मॉक टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स दीजिए। जिससे क्या होता है कि नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें और प्रैक्टिस पेपर्स हल करें, जिससे आपकी स्पीड और सटीकता में सुधार होगा, है ना। तो ये जो बहुत ज़्यादा है कि स्पीड का तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप आराम से दोनों पेपर कर सकते हैं। हाँ, आपका मेंस का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में जब है कि आपका स्पीड और सटीकता जो है किस तरह से सुधारा जा सकता है। जितना ज़्यादा आप मॉक दीजिएगा उतना ज़्यादा जो है स्पीड और सटीकता जो है आप सुधार सकते हैं। और प्री में जाहिर सी बात है, प्री में भी ज़रूरी होता है। अब समय का उतना नहीं रहता है, अब क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर आता है तो आप दीजिए, नहीं आता तो आगे बढ़िए, बस यही वाला हाल है ना। तो पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र का अध्ययन जो है बहुत महत्वपूर्ण एक बात है ना, बहुत इसको ध्यान में रखने योग्य बात है। दूसरा है तैयारी की रणनीति, बेसिक किताबों का अध्ययन। पहले तो बेसिक किताब जैसे एनसीईआरटी वगैरह हो गया, है ना। एनसीईआरटी किताबों का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, खासकर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, जिसे कहा जाता है बैकबोन कहा जाता है ना। किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का बैकबोन इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, है ना। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको क्या करना है, सही तरीके से पढ़ना है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है आपको जानना है। तो यहाँ यही लिखा है कि तैयारी की रणनीति कैसे करें, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले, है ना, उन बेसिक किताबों को पढ़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है इन किताबों से क्या करें, एक तरह से समझने की कोशिश करें, है ना। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और आपका जो है राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र हो गया। फिर जनरल साइंस भी हो गया, जो साइंस का पोर्शन है वो भी एनसीईआरटी से अभी आप समझ सकते हैं ना। तो ये चार पांच जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एनसीईआरटी ही आपको नैया पार करवाएगा, है ना। तो बेसिक किताब जो है। दूसरा है विशेषज्ञ सामग्री। बेसिक किताबों के बाद विशेषज्ञ लेखकों की किताबों का अध्ययन करें, जो जेपीएससी की तैयारी के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। विशेषज्ञ सामग्री का मतलब हो गया, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया। अब जाहिर सी बात है, लक्ष्मीकांत आता ही है सिविल सर्विसेज लोगों के लिए, हर एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट
एस्पिरेंट के पास ये किताब लाजमी है, आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। एक आध दुका ऐसा होगा जो इसके पास ना हो, लेकिन लगभग सबके पास यही किताब होता है ना। तो लक्ष्मीकांत जो हो गया है ना, उस तरह से और भी, जैसे अगर आपको लेना चाहें आर.एस. शर्मा का जो आता है ना, अलग अलग R.K. सिंह का आता है इकोनॉमिक्स में, उस तरह से जो है आप ले सकते हैं। R.K. शर्मा का जो एंशंट इंडिया आता है, एंशंट हिस्ट्री आता है, उसका ले सकते हैं। तो इस तरह से भी किताब ले सकते हैं। लेकिन पहला तो जो है NCERT ही पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि NCERT ही आपकी जो है नैया दोनों में पार करवा देता है, प्री में और मेंस में। तो याद रखना है कि तैयारी जो आप कर रहे हैं तो उसका रणनीति जो है पहला NCERT है, फिर विशेषज्ञ किताबें, है ना। फिर आगे हम देखते हैं छठा पॉइंट जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री का चयन। ठीक है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री का चयन करना है। जैसे विश्वसनीय स्रोत का मतलब क्या हो गया कि ऐसा स्रोत जहां आप जो है रिलाई कर सकते हैं, है ना। यानी कि वो ऐसा नहीं कि कोई भी किताब पढ़ने लग जाए। जैसे NCERT क्या है कि सरकारी आंकड़ा है, उसमें दिया हुआ है, सरकार जो मानता है। अब जाहिर सी बात है, आप सरकारी नौकरी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सरकार बोला है ना, जो इतिहास की किताबों में है, जो राजनीति विज्ञान की किताबों में है, भूगोल की किताबों में है, अर्थशास्त्र की किताबों में है, उसी फैक्ट को तो आपको जानना है ना, क्योंकि वो सरकार के द्वारा बनाया गया किताब है। तो जाहिर सी बात है, तो जो अच्छी किताब होंगे उसी को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का कोई भी किताब को पढ़ने लग जाए। तो विश्वसनीय स्रोत जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अध्ययन सामग्री का चयन करते समय विश्वसनीय, है ना, विश्वास करने योग्य जो किताबें हैं, सामग्री हैं, गुणवत्तापूर्ण स्रोतों का चयन करें, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, है ना। सटीक और सही जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। अब मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान का कोई लेखक लिख दिया है इतिहास हमारा, तो उसका अगर आप पढ़िएगा तो वो अपना नैरेटिव वहाँ पेश किया है, सरकार का नैरेटिव पेश नहीं किया है। तो फिर जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ जो है आप गलत तरीके से जो है जानकारी ले लेंगे, है ना। और हो सकता है कि सरकार जो चाहती है आपसे, अब वो ना हो कि आप कुछ अलग तरीके से चीज़ों को समझने लग जाए, है ना। तो अच्छे चीज़ और अच्छे किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है ऑनलाइन संसाधन। ठीक है, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं JPSC की तैयारी के लिए, वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज़, है ना, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन संसाधन, जाहिर सी बात है, ऑनलाइन संसाधन जैसे कि आप जो है कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि हमारा भी इंस्टीट्यूट जो है शुरू है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। तो अच्छे जो है कोचिंग सेंटर से भी आप पढ़ के जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बेहतरीन अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो याद रखना है कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री का चयन करना है, विश्वसनीय स्रोत का चयन करना है ना, अच्छे चीज़ों को पढ़ना है, गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को पढ़ना है ना, तभी जो है आपका ये क्या कह सकते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में काम आएगा, है ना। मान लीजिए कि 2 सप्ताह 1 सप्ताह आपके पास बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो फिर जो है आप क्या कीजिएगा, नोट्स ही आपको जो है नैया पार करवाने वाला है। यानी कि नोट्स अगर आप बनाए होंगे तो जो है आप जल्दी से उसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं और जो है अपनी तैयारी को जो है फिर से मजबूत कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि संक्षिप्त और स्पष्ट नोट। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 80 चीज़ का आपने चीज़ पढ़ा है, तो ऐसा बनाइए कि ये 80 चीज़ जो है वो 4-5 पेजों में ही आ जाए, है ना। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के समय में 80 पेज वो पढ़ना शुरू हो जाए। तो 80 पेज तो आप नहीं पढ़ सकते ना। मान लीजिए कि 80 पेज आप तो नहीं पढ़ सकते हैं, आपको जो है 4 और 5 पेज में ही पढ़ लेंगे इतना कि 80 पेज वाला जो है सारा संपूर्ण ज्ञान जो है आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना। लेकिन वही है कि पहले 80 पेज आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नोट्स पढ़ना शुरू कर दें कि 4-5 पेज में मेरा ये हो जाने वाला काम, तो समझ में नहीं आएगा। तो नोट्स जो है खुद बनाना है, नोट्स किसी और का नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि नोट्स बनवा लेते हैं, नोट्स किसी से मंगवा लेते हैं कि रांची में या फिर पटना में या फिर दिल्ली से नोट्स मंगवा लेते हैं और उसी को पढ़ते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता है तो फिर उसका जो है रिजल्ट भी नहीं हो पाता है। तो पहले तो खुद अपना NCERT बनाएं। ठीक है, NCERT भी जाहिर सी बात है इसमें भी 200-300 पेज होता है। तो 200-300 पेज को जो है किस तरह से कम हमको पेज में रखना है ना, कम से कम पेज में रखना है, कौन महत्वपूर्ण जानकारी है उसको लिख देना है ना। तो ये सब सारा कुछ जो होगा वो नोट्स में ही होता है, ताकि 1 सप्ताह अगर रहा है एग्ज़ाम में तो आप उस नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा कि वो बेहतरीन तरीके से आपको कहीं ना कहीं जो है बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो नोट्स बनाना अनिवार्य है, कोई भी स्टूडेंट बिना नोट्स का नहीं कर सकता है।
फिर है संक्षिप्त और स्पष्ट नोट। ठीक है, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं कि दूसरा को समझे, आप जो लिखे हैं आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग दूसरे का नोट्स लीजिएगा तो फिर वो समझ में नहीं आता कि वो क्या लिखा था। यहाँ पे छोटा भी लिखा था, समझ ही नहीं आ रहा है उसको। पूरा पूरा लाइन नहीं लिखना है आपको, छोटा सा लिखना है ना। 4-5 जो है शब्द में ही उसको कंप्लीट कर देना है। तो आप जब पढ़ेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपका पहले से पढ़ा हुआ है ना। जो किताब पढ़ा हुआ है आपने, उस किताब से ही उठा के कुछ 4-5 लाइन लिख दिए, तो फिर वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा ये सब लिखे हुए थे, वो पढ़ा हुआ था, है ना। तो वो सब कुछ आपके दिमाग में तुरंत छप जाएगा। तो आपको बार बार उल्टाने का जरूरत नहीं है, वो पेज जो है उल्टाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये याद रखना है। फिर है संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से नोट करें। यह रिवीजन के साथ बहुत सहायक होता है। रिवीजन के साथ बहुत सहायक होता है। भाई रिवीजन है ना, उस जो टाइम आएगा रिवीजन जाहिर सी बात है, आपको सप्ताह में तो रिवीजन करना ही है। और एग्जाम जब आएगा तो उसमें और अच्छे से तैयार करना है। फिर है करंट अफेयर्स के नोट। ठीक है, करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाना है। ठीक है, जैसे दैनिक समाचार आप पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स के समय समय पर जो नोट बना सकते हैं। ठीक है, यह बहुत लोग जो है आजकल जाहिर सी बात है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे बताएं भी हम, विज़न IAS का बहुत आता है, नोट्स ही आता है एक तरह से, है ना। उसमें क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत काफ़ी थिक आता है, वो भी बहुत मोटा रहता है उसकी। तो उसमें भी आप जो है कुछ टॉपिक्स जो ऐसे पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में क्या महत्वपूर्ण है उसमें हाइलाइटर आप चला सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम आएगा, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, तो आप उससे हाइलाइटर से देख लीजिएगा हाइलाइटर में क्या क्या है। तो उससे भी जो है आपका जो तैयारी हो जाता है। जैसे मेरा क्या है कि हम भी पहले बनाते थे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता था, उसको हम खोल के देखते नहीं थे। फिर हम जो है जो पढ़े हुए हैं, है ना, मैगज़ीन से वही मैगज़ीन को उलट उलट के देख लेते थे, उसको अंडरलाइन कर देते थे कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप भी जो है उस तरह से कर सकते हैं कि जब आप मैगज़ीन ले रहे हैं, है ना, हार्ड कॉपी लेना है मैगज़ीन, सॉफ्ट कॉपी में नहीं लेना है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी मतलब इंटरनेट वगैरह या फिर उसे जो डाउनलोड किए हैं उसको फिर प्रिंट आउट करवा लें या फिर जाके मैगज़ीन खरीद लें। तो मैगज़ीन में भी जो है क्या कीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए पेन से, या फिर हाइलाइटर आता है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जो रिवीजन करते समय आपको जो है क्या होगा कि आपको जो है सुविधा हो, है ना। फिर है करंट अफेयर के नोट्स, दैनिक समाचार पत्र और समय समय पर नोट्स करते रहें, और आपको समय में इसका सहायक सिद्ध होगा, है ना। परीक्षा के समय ये सहायक सिद्ध होगा, ताकि आप तुरंत जो है तुरंत आप जो है उसको जब नोट्स करेंगे तो वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत लोग नोट्स बनाते भी हैं इसका, करंट अफेयर का। जैसे सिविल सर्विसेज में आप जाइएगा जो UPSC लेवल का है, तो वहाँ तो आपको बनाना ही पड़ता है। लोग दो कॉपी सिर्फ जो है करंट अफेयर का नोट्स ही तैयार करते हैं। तो वो चीज़ तो आपको वहाँ करना है, लेकिन खास करके JPSC में उतना कोई, मैं कह रहा हूँ कि नोट्स का मतलब करंट अफेयर का नोट्स का उतना ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैगज़ीन आपको पढ़ना अनिवार्य है, पेपर आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो वो सब चीज़ जो है आप पढ़ें, है ना। और अगर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं, तो शुरू में आप कर सकते हैं। शुरू में मैं भी बनाया करता था नोट्स, है ना। फिर मुझे लगा कि बहुत कुछ जानकारी है हमको, है, और बहुत कुछ रहता है याद हमको, तो फिर हमको उतना ज़रूरी जो है वो नहीं लगा कि हमको जो है नोट्स बनाना चाहिए, है ना। तो आपको शुरू में नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके जो है आप नोट्स नहीं बनाइएगा, है ना। लेकिन याद रखना है कि मैगज़ीन वगैरह आपको पढ़ते रहना है। स्वास्थ्य एवं मानसिक तैयारी। ठीक है, स्वास्थ्य और मानसिक तैयारी भी जो है आपके इसमें है, क्योंकि बहुत बार जो है सिलेबस बहुत लंबा होता है, बोरिंग होता है। आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, है ना। समय समय में डिमोटिवेट हो जाइएगा। 1 महीना पढ़ें, फिर जो है कुछ दिन के लिए आप डिमोटिवेट फील कीजिएगा, 2-3 दिन कि बहुत पढ़ लिए हैं, अभी तक जो है समझ नहीं आ रहा है, बहुत बार भूल जाइएगा आप। तो कहीं ना कहीं वो एक रहता है कि जो है स्वास्थ्य आपका बिगड़ जाएगा, है ना। एग्ज़ाम आते समय तो बहुत लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, सो नहीं पाते हैं कि बहुत भूल जा रहे हैं जो पढ़े हैं, है ना। जैसे इस बार तो मेंस जो मैं दिया हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही था मेरा स्थिति, कि मेंस में बहुत ऐसा लग रहा था, इतना पढ़ चुके थे कि लग रहा था कि सब भूल गए हैं। लेकिन फिर वही होता है कि जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे तो सब याद आ जाता है, क्वेश्चन देख के ही सब याद आ जाता है और लिखना शुरू हो जाता है ना। और जैसे ही क्वेश्चन बाहर निकलते हैं तो वो फिर भूल जाते हैं कि क्या था। तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम में निकल ही आता है। तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य जो है जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा टेंशन लेने से आपका स्वास्थ्य पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ को देखना है। मानसिक तैयारी। अब एग्ज़ाम ये ऐसा है कि JPSC का जो एग्ज़ाम है, आप देखते ही होंगे कि पहले तो नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम के बाद उसमें
एग्ज़ाम के बाद अगर किसी तरह का धांधली हुआ है या किसी तरह का कि कुछ ऐसा कुछ काम हुआ है जिसमें कोर्ट जाना पड़ रहा है ना, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि मानसिक तौर से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव करता है ना। हमारी मानसिकता जो मानसिक जो तनाव है वो तनाव बढ़ा देता है एक तरह से कि ये क्या हो गया। मतलब इस बार तो क्वेश्चन प्री में भी आप देखेंगे, प्री देने के बाद बहुत लोगों ने आरोप लगाया कि क्वेश्चन लीक हो गया या क्वेश्चन पहले से जो है बिक गया था। तो इस तरह के बहुत सारे जो है जब आप इस तरह की न्यूज़ पाते हैं तो जाहिर सी बात है आप मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है आप पाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब इतना मेहनत करने के बाद देखो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, तैयारी अब इतना दूर गए थे एग्ज़ाम देने के लिए है ना, वहाँ से जो है फिर से जाना पड़ेगा अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मानसिक रूप से भी जो है आपको रोगी बना देता है ये सब एग्ज़ाम। लेकिन आपको क्या है कि स्वस्थ रहना है मानसिक तौर पे और मजबूत होना है ना। जैसे आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम और ध्यान को शामिल करें ताकि आपके शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकें, है ना। तो इसमें क्या करना है कि आपको योग पे ध्यान देना है, व्यायाम पे देना है, ध्यान पे देना है, ताकि क्या है कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो है आप क्या है स्वस्थ रह सकें, है ना। अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है ना। योग तो आपको करना ही होता है, योग बहुत सारे एस्पिरेंट जो है करते हैं, तो इसको कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आप दौड़ सकते हैं सुबह सुबह में उठ के तो ये भी बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, है ना। इससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ठीक होता है, जिसमें आपको जो है याद पढ़ने के बाद याद काफ़ी लंबे देर तक रहता है। तो उस तरह से आप व्यायाम वगैरह जो है कर सकते हैं। ध्यान जो है, ध्यान भी बहुत मेडिटेशन जिसे कहा जाता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट आपको जैसे दिखेंगे जो ध्यान करते हैं, है ना, सुबह उठ के। तो इस तरह से क्या है कि अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदलने की ज़रूरत होती है, खास करके इस तरह के एग्ज़ाम्स में। फिर है पर्याप्त नींद। बहुत लोग नींद कम लेते हैं और ताकि उनको लगता है कि कम नींद लेके जो है हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ समझेंगे या ज़्यादा बेहतर करेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको 8 घंटा मिनिमम जो है समय क्या है, 8 घंटा मिनिमम जो है आपको जो है सोना अनिवार्य होता है। किसी भी एग्ज़ाम मतलब हमारा शरीर ही ऐसा है कि 7-8 घंटा जब तक आप नहीं सोइएगा अच्छे से तब तक जो है आपको क्या होगा कि आप जो है कुछ भी पढ़ेंगे कुछ भी लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आपका ध्यान कहीं और रहेगा और आप जो है पढ़ने का सिर्फ नाटक या कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती आप करेंगे अपने ऊपर कि नहीं नहीं, तब तक आपको जो है बेहतर यही होता है कि 8 घंटा मिनिमम और अच्छे से नींद लेना है ना। नींद लेने के बाद ही जो है आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्या है समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो पर्याप्त नींद है, पढ़ाई के साथ साथ पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक है, जिससे आपका मस्तिष्क ताज़ा रहेगा और बेहतर तरीके से सीख सकेंगे, है ना। जब तक आपका मस्तिष्क अच्छे से नहीं रहेगा तब तक आपको जो है सीखने में भी कठिनाई होने वाली है। तो स्वास्थ्य और मानसिक तैयारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनर के लिए। अगला जो है एस्पिरेंट के लिए अगला जो है वो है समूह अध्ययन। ये देखो हर किसी को ये नहीं मिलता है, ठीक है। समूह अध्ययन का मतलब है कि एक जगह ग्रुप बना के लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि फलाना चीज़ दोस्त लोग जो है एक दूसरे को कि ये टॉपिक समझा तो क्या समझा, है ना। क्वेश्चन कर दिया कि अच्छा तुम ये टॉपिक आज पढ़ा है तो बताओ तो ये फलाना चीज़ क्या था। तो क्या होता है कि उसे डिस्कशन से क्या होता है कि आपको बार बार वो चीज़ रिवाइज करने का मौका मिल जाता है ना। वो जो है दोस्तों के बीच में आप जब बोलिएगा तो जाहिर सी बात है वो इंटरव्यू के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्या कर रहे हैं अपने दोस्तों को समझा रहे हैं कि देखो ये तो हम ये समझे थे इससे, है ना, इस तरह से हम इसको याद किए। तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर, लेकिन हर किसी को ये चीज़ नहीं मिलता है समूह अध्ययन, है ना। आप मान लीजिए कि आप अपने घर में या दोस्त लोग जो हैं आपका कोई नहीं तैयारी करता होगा, आप अकेले तैयारी कर रहे हैं अपने घर में रह के, तो फिर ये मिल पाना जरूर नहीं हो पाता है। तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप कोई कोचिंग सेंटर को आप जुड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक ही चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती हो जाती है तो एग्ज़ाम के समय में या फिर जो है कभी भी जो है ये लोग आपस में मिल के जो है इसका डिस्कशन करते हैं ना, आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं। पटना में तो ये बहुत आम बात होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपको वहाँ पे पार्क वगैरह में देखने को मिल जाता है। लेकिन ये थोड़ा जो है झारखंड में उस तरह की परंपरा, ये उस तरह का जो है अभी कल्चर नहीं आया है।
तो मुझे लगता है कि वो भी कल्चर जो है जल्दी डेवलप होगा, क्योंकि जेपीएससी का एग्ज़ाम बार बार होता नहीं। यहाँ अगर सही तरीके से एग्ज़ाम वगैरह होना लग जाए जेपीएससी और जेएसएससी का, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के बीच में वो माहौल बनता है, क्योंकि माहौल यहाँ बन ही नहीं पाता, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है इसमें एक दोषी है, हमारा सिस्टम एक तरह से दोषी है कि उस तरह का जो है तभी हो पाता है जब आप आपका जो शहर, आपका जो राज्य है वो सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, है ना। तो ये जो है सामूहिक अध्ययन जो है अगर हो सकता है, समूह में अध्ययन हो सकता है तो बहुत अच्छा है ना। शाम में अपने दोस्तों के बीच में कुछ टॉपिक्स को लीजिए और उसको जो डिस्कस कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझते हैं। और जो है आपका दोस्त समझाने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को नहीं समझ पाएँ तो वो आपका दोस्त, तो समूह अध्ययन बहुत अच्छा होता है। और जो है यहाँ के समूह में अध्ययन यदि संभव हो तो एक समूह बनाकर अध्ययन करें, इससे विचारों का आदान प्रदान होता है। आप एक दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हैं, है कि नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब ये चूँकि हम भी कुछ साल तक जो है ग्रुप डिस्कशन किए हैं, कुछ साल नहीं मतलब कुछ महीने तो हम भी किए हैं, जिससे क्या हुआ कि मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस चीज़ में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जाहिर सी बात है अगर नहीं है तो आप एक माहौल बनाने की कोशिश करें, है ना। देखें कि अगल बगल में कोई आप ही का मतलब सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है, उसके साथ जो है कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा जो है उठने बैठने की कोशिश कीजिए, उससे डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है दोनों को जो है बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसको ही बेनिफिट हो रहा, नहीं, दोनों को बेनिफिट होगा, है ना। वो उसके लिए रिवीजन हो जाएगा और आप जो है उससे आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो समूह में अध्ययन संभव हो तो एक समूह बनाकर अध्ययन करें, इससे विचारों का आदान प्रदान होगा और एक दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हैं। फिर है डिक्टेशन और डिबेट, डिस्कशन और डिबेट है, ठीक है, हिंदी में लिखा है थोड़ा। तो डिस्कशन है मतलब वही है कि आप जो ग्रुप में बनाएंगे तो डिस्कशन वगैरह होगा, तो डिस्कशन वगैरह से जो है कि महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कशन और डिबेट करें, इससे आपकी समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं होगी। जाहिर सी बात है एनालिसिस जो स्किल होता है वो आपका जो है वो बेहतरीन हो जाता है ना। आप किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उसे बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, है ना। तो ये डिस्कशन वगैरह बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है, डिबेट वगैरह बहुत ज़रूरी होता है। आप डिबेट करेंगे तो किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू के बारे में आप डिस्कस करिएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो आंसर होता है, क्रिटिकल आंसर लिखने आता है मेंस में, तो वहाँ पे जो है आप उसको कर सकते हैं ना। क्रिटिकल का मतलब होता है कि आलोचनात्मक तरीके से आप जो है क्वेश्चन आंसर को कैसे रखना है ना। तो वो आपको डिबेट से ही मिलता है, क्योंकि डिबेट में आप किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में या तो आप फेवर में बोलिएगा या तो अगेंस्ट में बोलिएगा। अगर अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो वही तो हो गया आपका क्रिटिकल एनालिसिस, या कह सकते हैं कि वो क्रिटिकली आप उसको आलोचनात्मक तरीके से उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, डिस्कशन और डिबेट। और 10वां और अंतिम जो है वो है समर्पण और अनुशासन। जाहिर सी बात है अनुशासन जब तक आप फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक जो है ये एग्ज़ाम बहुत कठिन हो जाता है किसी के लिए भी, ठीक है। समर्पण का मतलब है कि जेपीएससी की तैयारी में समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लक्ष्य पर जो है ध्यान आपको केंद्रित करना है ना। जो समर्पण कर देना है, मतलब समर्पित कर देना है, इधर उधर नहीं देखना है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि जेपीएससी का तैयारी करते हैं और अगर किसी चीज़ का एग्ज़ाम का आ गया तो उधर की ओर बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो ध्यान जो है वो क्या होता है कि केंद्रित नहीं हो पाता है, एक जगह फोकस नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप हो सकता है कि वो एग्ज़ाम भी आप ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ना इसका ढंग से कर पाएंगे। तो इसमें समर्पित करना पड़ता है कि आपको उसमें समय देना पड़ता है। तो इसे कह सकते हैं कि तैयारी में समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। लक्ष्य पर केंद्रित करें, यानी कि जो पढ़ रहे हैं वो जेपीएससी से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। और निरंतर प्रयास करते रहें बेहतर करने का, है ना। और भी जो है उसे बेहतर करने का कोशिश करते रहें। तो इससे जो है आपको कह सकते हैं कि जेपीएससी एग्जामिनेशन में या किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनुशासन की बात करें तो अपनी योजना का सख्ती से पालन करें, है ना। अनुशासन ही सफलता है। अगर रोज़ पढ़ रहे हैं तो रोज़ पढ़िए, ऐसा नहीं कि 2 दिन छोड़ देते हैं तो ये 2 दिन का किसी और तीसरे या चौथे दिन हम उसको कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे।
ये सब चीज़ें नहीं चलती है इसमें, है ना। आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ता है, निरंतर पढ़ना ही पड़ता है, तब जो है आपको जाके सफलता मिलती है। तो ये अंतिम था और 10वां पॉइंट था। और अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट ऐसे थे जिसमें आप जो है इसको फॉलो करके, मुझे लगा कि इसको बनाना चाहिए इस पर एक वीडियो, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे ये सब चीज़ों को, बारीक चीज़ें हैं, ठीक है, तब तक आपको वो धार नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वो मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स को हमेशा, ये 10 पॉइंट जो बताएं उसको लिख के कहीं रख लीजिए, आपको बहुत जीवन में ये काम आने वाला है, ठीक है। ये सब एग्जामिनेशन में ये सब बारीक चीज़ें जो है आपको टीचर ही बताते हैं, जो पढ़े हैं, जो समझे हैं चीज़ों को, वो हर कोई नहीं बता सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है आप अनुशासन या फिर टाइम मैनेजमेंट, है ना, ये क्या पढ़ना है, मैगज़ीन पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, तो ये सब सारा कुछ जो है आपको तभी हो पाता है जब आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान देंगे, है ना, टीचर की बातों पर ध्यान देंगे। हम लोग टीचर की बातों पर सिर्फ वही ध्यान देते हैं जो लगता है कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, हिस्ट्री की किताब, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री की किताबों, लेकिन ये सब जो है अनुशासन की बात होगी तो फिर जो है ध्यान देना बंद कर देंगे, या फिर समूह अध्ययन के बारे में बताएंगे या स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, तो ये सब लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50% तो यही सब काम करता है। अगर यही सब आप सही से कर लीजिएगा ना, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है ना, ये आराम से किया जा सकता है। खैर, जो लोग चाहते हैं ऑनलाइन हमसे जुड़ने के लिए, है ना, तो कोर्स जैसे आप दे सकते हैं काफ़ी कम पैसा में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फ्री रखते हैं तो हर कोई इसमें जुड़ जाता है और इतना हमको भीड़ नहीं चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ कि पढ़ाने के लिए, है ना, और कुछ स्टूडेंट में आप भी बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मात्र 6,000 और 10,000 का 2 कोर्स है। अगर आप प्री का तैयारी करना चाहते हैं तो 6, और दोनों का करना चाहते हैं प्री और मेंस का तो 10,000 मात्र, है ना। तो ये 14 जेपीएससी का होगा, है ना। 2 टाइम जो है मेरा जेपीएससी क्रैक हुआ है, तो आप जैसे जान सकते हैं कि जो है आपको गाइडेंस ही मिलेगा, जो अभी तक इतना सालों का अनुभव है उस अनुभव को जो है आपको साझा किया जाएगा। उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। जितना हम तो सेल्फ स्टडी से इतना किए हैं, तो सेल्फ स्टडी में बहुत समय लगा है, तो हो सकता है कि आपको उतना समय ना लगे, आप बहुत कम समय में मेरे से गाइडेंस, मेरे मेंटरशिप में आप जो है बहुत कम समय में उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, है ना। उतना पढ़ने, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, मैं इधर उधर पढ़ने लग गया था, तो वो सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मेरा जो है वो समय लगने का कारण है। लेकिन आप जो है जब आप जुड़ेंगे, मेंटरशिप लीजिएगा, है ना, तो मेंटरशिप के मेरे मेंटरशिप या मेरे गाइडेंस में रहिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हैं, है ना। आपको जो है कम समय में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना वो जब हम बताएंगे, तो फिर जो है आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो एक तरह से देख सकते हैं बाइलिंगुअल मोड पर है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, है ना, 1-to-1 मेंटरशिप है, यानी कि आप जो है जब भी चाहें हमसे कनेक्ट करके आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ मिलने वाली है। व्हाट्सअप हेल्प मिलेगा, है ना, आप चाहें तो व्हाट्सअप में जो है जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप से कोई जानकारी ले सकते हैं। गूगल मीट क्लासेस होगा और फिर अफोर्डेबल फ़ी है, बहुत कम हमने रखा है ना फ़ी, और एवरी वीक जो है हम लोग टेस्ट लेंगे, जिससे क्या है कि आपका रिवीजन वर्क होता रहेगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसमें। अगर आपको कॉल नहीं लगेगा तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इसमें। अब जो ऑफलाइन आप चाहते हैं और गिरिडीह से हैं, है ना, गिरिडीह से हैं और ऑफलाइन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मार्गदर्शक कोचिंग क्लासेस महिला कॉलेज रोड और 28 नंबर रोड भंडारीडीह जो है, वहाँ 2 जगह हैं, तो दोनों जगह जो है आप जुड़ सकते हैं। जहाँ आपको नज़दीक पड़े, जहाँ आपको सहूलियत हो, सुविधा हो, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। महिला कॉलेज रोड, आर.के. महिला कॉलेज रोड, और दूसरा है 28 नंबर रोड भंडारीडीह, है ना। संपर्क कर लें। संपर्क में फिर से बता रहा हूँ कि हो सकता है कभी कभी इसमें कॉल ना लगे, तो व्हाट्सअप में भी आप जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आपसे जो है व्हाट्सअप नंबर भी जो है आप जुड़ सकते हैं, है ना। देखिए, ऑफलाइन में ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि अगर आप गिरिडीह से तो ऑफलाइन ही जुड़ें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जब समूह बना के आइएगा, है ना, तो समूह में क्या है, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, जिससे फिर वही होगा कि जो है, जैसे एक पॉइंट हम बताए भी थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समूह डिस्कशन, है ना, समूह अध्ययन, तो वो जो है सामूहिक अध्ययन जो है वहाँ होगा। समूह अध्ययन जब होगा, है ना,
ग्रुप में डिस्कशन होगा, ग्रुप में स्टडी होगा, तो फिर जो है आपको कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो ग्रीडी से आप देख रहे हैं तो ग्रीडी से प्लीज़ जुड़ने की कोशिश कीजिए, ऑफलाइन जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो है वो डिबेट और डिस्कशन वगैरह जो है आपको मिल सकें और आप जो है एक भरपूर तरीके से तैयारी कर सकें। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।